नमस्कार। आप सभी का इकोनॉमिक्स क्लासेज के अंदर स्वागत है। आज हम थ्योरीज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंसिडेंस ये टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। यानी आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो कर विवर्तन है उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, और दूसरा कर विवर्तन का ज्ञान जो होता है या कर विवर्तन के बारे में हमने जो अध्ययन किया है उसका जो है क्या महत्व होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कर विवर्तन का अर्थ जानते हैं। कर विवर्तन का मतलब ये होता है कि भी एक व्यक्ति के ऊपर कर लगाया गया सरकार के द्वारा, उस व्यक्ति ने जो है कर का भुगतान कर दिया, और कर का भुगतान करने के बाद में जब ये व्यक्ति उस कर की राशि को दूसरों के ऊपर डाल देता है या दूसरों से उस कर को वसूल कर लेता है तो उसे हम जो है कर विवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक जो दुकानदार है उस दुकानदार के ऊपर जो है बिक्री कर लगा। अब दुकानदार क्या करे, मान लीजिए कि भी एक वस्तु जो है 10 रुपए की है, प्लस उसके ऊपर जो है 1 रुपये जो वो बिक्री कर लग गया, सेल टैक्स लग गया। तो उस अवस्था के अंदर ये दुकानदार क्या करेगा, इस जो वस्तु के ऊपर जो टैक्स लगा उस टैक्स को जो है कीमत में शामिल कर सकता है। और ये वस्तु जो पहले ग्राहक को 10 रुपए की दे रहा था जब कर नहीं लगा हुआ था, अब वो वस्तु जो है ग्राहक को 11 रुपए में देगा। तो ऐसे में कर का भुगतान तो शुरू में दुकानदार ने किया, लेकिन उसके बाद में वो उस कर की वसूली जो है वो आगे कर लेता है ग्राहकों से। तो इस प्रकार से कर का जो अंतिम भार होता है वो ग्राहक के ऊपर पड़ता है, न कि दुकानदार के ऊपर। तो ऐसे में दुकानदार जो होता है वो कर के भार को जो है ग्राहकों पर टालने में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है जिसके अंदर कर का भुगतान जो व्यक्ति करता है वो उसके कर की वसूली आगे से कर लेता है, यानी कर का विवर्तन कर देता है, कर को शिफ्ट कर देता है, कर का भार दूसरों पर टाल देता है। तो इस स्थिति को हम जो है कर विवर्तन का नाम देते हैं। अब कर विवर्तन के जो सिद्धांत है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कर विवर्तन को लेकर के और कर का जो भार होता है उसको लेकर के अर्थशास्त्रियों के अंदर मतभेद पाया जाता है। यानी कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि भाई कर जो है किस पर लगाना चाहिए, उसका भार कैसे दूसरों पर शिफ्ट होगा। कुछ अर्थशास्त्री जो होते हैं कर के भार को लेकर के किसी अन्य प्रकार की थ्योरी को डेवलप करते हैं। तो इस प्रकार से जब उनके अंदर मतभेद है तो उस मतभेद के आधार पर जो है अलग अलग सिद्धांत विकसित हुए हैं। तो मुख्य रूप से जो सिद्धांत है वो हमारे पास में 3 सिद्धांत है। पहला संकेंद्रण का सिद्धांत, दूसरा जो सिद्धांत है वो कर प्रसार का सिद्धांत, और तीसरा जो सिद्धांत है वो है आधुनिक सिद्धांत। तो हम जो है पहले संकेंद्रण के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कर के प्रसार के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम जो है कर के जो विवर्तन है उसके आधुनिक सिद्धांत को देखेंगे। अब संकेंद्रण का सिद्धांत क्या कहता है वो देखिएगा। ये जो संकेंद्रण का सिद्धांत है इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो फिजियोक्रेट्स ने किया था। ये फिजियोक्रेट्स जो थे वो फ्रांस के अर्थशास्त्रियों का एक समूह था जिनकी एक जो है अपनी जो है विशेष विचारधारा थी। उस विचारधारा के जो अर्थशास्त्री थे उस समूह को जो फिजियोक्रेट्स का नाम दिया था। अब ये जो फिजियोक्रेट्स थे उनका ये मानना था कि कर आप चाहे किसी पर भी लगाओ, उस कर का भार जो है कृषि आय पर ही केंद्रित होता है। यानी संकेंद्रण का मतलब कि मान लीजिए कि आपने जो है ये जो पूरी इकोनॉमी है यहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल इनकम है, आपने जो यहाँ पर टैक्स लगाया तो भी धीरे धीरे टैक्स का जो भार है इसके ऊपर आ जाएगा। यानी यहाँ से कर का जो है विवर्तन इधर हो जाएगा। आपने यहाँ पर टैक्स लगाया तो इसका भी भार जो है धीरे धीरे करते हुए एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर ही आएगा, यहाँ पर भी भार जो है एग्रीकल्चर इनकम पर ही आएगा। तो इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि उस समय जो है केवल कृषि से ही जो है लोगों की आय प्राप्त होती थी। यानी कृषि उस समय उत्पादन और आय का एकमात्र स्रोत था। अब मान लीजिए कि भी किसी ने जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाया तो डायरेक्ट उसको भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया है, तो धीरे धीरे उस टैक्स का जो है प्रसार जो होता है वो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर चला जाता है। जैसे एक मटके बनाने के ऊपर टैक्स लगाया गया, अब मटके बनाने वाला क्या करेगा, उस टैक्स की राशि को जो है अपने मटके की कीमत में शामिल कर लेगा। और मटका जो है कौन खरीद रहा है, मटका जो उससे जो भी खरीदेगा, मान लीजिए कि एक किसान ने खरीदा तो किसान अपनी इनकम में से जो उस टैक्स का भुगतान कर देगा मटके के ऊपर। इस प्रकार से बेशक जो मटके के उत्पादन के ऊपर कर लगा, लेकिन अल्टीमेटली कर किसके ऊपर आया, एग्रीकल्चर के ऊपर। क्योंकि कर का भुगतान जो था आय में से करना पड़ता और आय का उस समय एकमात्र स्रोत एग्रीकल्चर ही थी। तो घूम फिर के जो है टैक्स है वो एग्रीकल्चर पर ही आना था। इसलिए फिजियोक्रेट्स ये मानते थे
कि किसी अन्य प्रकार के कर का कोई लाभ नहीं है कि आपको कोई दूसरा कर लगाओ ही ना, क्योंकि जब कर का भुगतान एग्रीकल्चरल इनकम में से ही करना है तो फिर आप डायरेक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाओ ना, बाकी अन्य किसी भी चीज के ऊपर जो है कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए फिजियोक्रेट्स केवल एग्रीकल्चर पर ही कर लगाने का समर्थन करते थे। तो ये जो सेकेंड्रन का सिद्धांत है फिजियोक्रेट्स की देन है। अब जो ये सेकेंड्रन का सिद्धांत है ये केवल ये कहता है कि भी आप जो केवल एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाइए, अगर आप दूसरी चीज़ों के ऊपर भी टैक्स लगाओगे तो भी उसका जो भार है वो अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर ही आना है। लेकिन आज के समय में ये सिद्धांत जो उपयुक्त नहीं है, जिसमें फिजियोक्रेट्स ने ये सिद्धांत दिया था उस समय सिद्धांत उपयुक्त था, क्योंकि उस समय जो एग्रीकल्चर ही एकमात्र उत्पादन का साधन था, इसलिए टैक्स की वसूली जो एग्रीकल्चर इनकम में से ही होनी थी। लेकिन वर्तमान के अंदर केवल जो एग्रीकल्चर है वही उत्पादन का साधन नहीं है, बल्कि अनेक और भी उत्पादन की क्रियाएं होती है, जैसे वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन उद्योगों के अंदर भी होता है, सर्विस सेक्टर के अंदर भी जो है सेवाओं का प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो उत्पादक क्रियाएं है उनके ऊपर भी जो है कर लगाया जाना चाहिए। केवल एग्रीकल्चर से के ऊपर अगर टैक्स लगाया जाएगा तो उसके कारण सरकार को पर्याप्त मात्रा में इनकम प्राप्त नहीं होगी। दूसरा, इसके कारण जो क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र और उसी पर आप कर का भार डाल रहे हो, तो उसके कारण वो क्षेत्र जो और ज़्यादा पिछड़ जाएगा। तो ऐसे में जो वर्तमान के अंदर जो विचारक है वो ये कहते हैं कि भी केवल एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना सही नहीं है। तो ये जो सेकेंड्रन का सिद्धांत है वर्तमान समय में ये उपयुक्त नहीं है। तो ऐसे में सभी प्रकार की जो उत्पादन की क्रियाएं होती है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए, ताकि कर का भार जो है केवल एग्रीकल्चर पर ही ना पड़े, बल्कि सभी प्रकार की जो उत्पादन की क्रिया है उनके ऊपर समान रूप से कर का भार पड़े। दूसरा जो सिद्धांत है वह कर प्रसार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कर चाहे किसी पर भी लगाया जाए, लेकिन उसका जो है उस समय तक विवर्तन होता रहेगा जब तक कि कर का जो भार है वो पूरे समाज पर न फैल जाए। मान लीजिए यहाँ पर जो ये है व्यक्ति, इसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया, तो ये सिद्धांत कहता है कि आपने बेशक इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, लेकिन ये जो है विवर्तन इधर कर देगा, कुछ विवर्तन इधर करेगा। इसके बाद में ये क्या करेंगे, कुछ विवर्तन इधर करेंगे, कुछ विवर्तन इधर करेंगे, फिर ये कुछ विवर्तन इधर करेगा, कुछ विवर्तन इधर करेगा, कुछ विवर्तन इधर करेगा। तो इस प्रकार से ये विवर्तन जो है विभिन्न संस्थाओं विभिन्न व्यक्तियों के ऊपर इस प्रकार से होता रहता है जब तक कि पूरे समाज के ऊपर कर का भार ना फैल जाए। तो इस सिद्धांत के अनुसार कर का भार जो पूरे समाज को उठाना पड़ता है, आप चाहे किसी के ऊपर भी टैक्स लगा लीजिए। इस प्रकार कर जो पूरे समाज कर का जो पूरे समाज पर भार पड़ता है वह कर चाहे किसी पर भी लगाया जाए। केनार्ड के ने जो इसकी तुलना खून के प्रसार से की है। जैसे जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेशन के समय या किसी भी वजह से मान लीजिए कि भी कोई चोट लग गई, तो चोट लगने के कारण जो है किसी एक नस में से खून निकलना शुरू होता है। तो आप सोचिएगा, क्या वो जो खून है वो खून उसी एक नस में से ही कम हो रहा है या पूरे शरीर में से जो खून कम हो रहा है? शुरुआत के अंदर वो खून जो होता है एक नस में से निकल रहा है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है, यानी पूरे शरीर के अंदर जो ब्लड की कमी होती है। तो इसी प्रकार से पूरे शरीर के ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका प्रभाव जाता है। तो टैक्स जो है उसका प्रसार भी इसी प्रकार से होता है कि आप कर जो है किसी से के ऊपर भी लगा लीजिए, लेकिन उस कर का भार धीरे धीरे करते करते पूरे समाज के ऊपर फैलता ही फैलता है। मैन्सफील्ड के अनुसार मैं ये सत्य मानता हूँ कि किसी भी स्थान पर लगाया हुआ कर किसी भी झील में फेंके हुए पत्थर के समान है, जो उसमें वृत्त बनाता है, जिससे कि एक वृत्त दूसरे वृत्त की उत्पत्ति करता है और आगे बढ़ता रहता है। जैसे कि जो जोहड़ है या तालाब है, उसके अंदर जो ठहरा हुआ पानी है, आप उसके अंदर एक जगह पत्थर मारोगे तो धीरे धीरे इस प्रकार की जो तरंगें निकलती जाएंगी और ये जो तरंगे हैं वो धीरे धीरे करते करते पूरे तालाब या जोड़ में फैल जाएंगी। तो इसी प्रकार से जो कर होता है, कर किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाए, लेकिन जो कर है उस कर का जो प्रसार होता है वो पूरे समाज पर होगा। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार जब कर का भार पूरे समाज पर फैल जाता है तो उस कर का भार नहीं होता, उस कर का भार लोगों को महसूस ही नहीं होता, क्योंकि पूरे समाज के अंदर जब कर फैल रहा है तो व्यक्ति को धीरे धीरे जो उसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए ये जो
प्रसार कर का जो प्रसार सिद्धांत है, इसको मानने वालों का ये कहना है कि शुरुआत के अंदर जो कर का भार महसूस होता है, लेकिन जब कर पूरे समाज के ऊपर फैल जाता है, उसको फैलने में टाइम लगता है, तो उतने के समय के दौरान जो है सभी को कर की आदत लग जाती है, और जब एक बार कर की आदत लग जाती है तो उसके बाद में जो है कर का भार महसूस नहीं होता। अब इस सिद्धांत की जो आप आलोचनाएं देखते हैं। पहला, इस सिद्धांत की जो इस धारणा की आलोचना की गई है कि पुराने कर का कर भार नहीं होता, क्योंकि जितना ज़्यादा पुराना कर होगा उतना ही ज़्यादा जो उसका पूरे समाज के ऊपर फैलने का जो है संभावना होगी, और जब कर पूरे समाज के ऊपर फैल जाएगा तो जो है उस कर का भार जो है महसूस नहीं होता। लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि जब लोगों पर से कर हटाया जाता है तो उस समय लोगों को जो उसका लाभ महसूस होता है। अगर लोगों के ऊपर कर का भार ना होता तो लोगों को उसका लाभ महसूस नहीं होता। तो ये लाभ जो है महसूस हो रहा है लोगों को, वो ये बताता है कि कर का भार तो था, लेकिन लोगों को उसकी जो आदत लगने की वजह से वो कर भार जो उनको थोड़ा कम महसूस हो रहा था। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि पुराना कर जो था उसका कोई भार नहीं होता। जैसे भारत के ऊपर अंग्रेजों ने जो है नमक के ऊपर कर लगाया था, और उसके बाद में जब गांधी जी ने जो है इसके खिलाफ आंदोलन किया, उसके बाद में नमक पर से जो कर है वापस लिया गया, तो लोगों को बड़ी राहत महसूस हुई। इसका अब नमक के ऊपर कर लगाया गया था, वो तो पूरे समाज पर फैला था, क्योंकि पूरे समाज को जो उसका भुगतान करना पड़ रहा था। तो क्या वो कर का भार नहीं था? बिल्कुल कर का भार था। तो इस प्रकार से उनका ये कहना कि पुराना जो कर होता है उसका भार नहीं होता, बिल्कुल गलत है। कर का भार होगा ही होगा, बेशक वो चाहे महसूस हो या न हो। दूसरा, इस सिद्धांत का मानना है कि जब कर पूरे समाज पर फैल जाता है तो उसका कष्ट नहीं लगता, लेकिन जब तक फैलता है तब तक जो उसका काफ़ी कष्ट लोगों को उठाना पड़ता है। यानी पूरे समाज के ऊपर कर का फैलाव होने पर कर के बारे में लोगों को जो है आदत लग जाती है, इसलिए जो उनको कर का भार महसूस नहीं होता, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक बार जब वो पूरे समाज पर फैल जाता है तो उसके बाद में लोग जो होते हैं वो धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। लेकिन आदी होने का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई कष्ट नहीं देता। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के जो है वो पाँव के ऊपर एक जो है फोड़ा निकल आया है। अब कुछ समय तक के लिए व्यक्ति को ज़्यादा दर्द महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे उस व्यक्ति को जो उस फोड़े की आदत पड़ जाती है। अब उस फोड़े की आदत पड़ने का मतलब ये तो नहीं है कि फोड़ा गायब हो गया है, वो तो केवल ये है कि उसकी जो फीलिंग है उसके प्रति वो फीलिंग जो है कमजोर हो गई है। तो इसी प्रकार से कर जो होता है, कर का जब व्यक्ति आदी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति के ऊपर जो है कर का भार नहीं है। व्यक्ति के ऊपर कर का भार है, लेकिन वो जो उसको महसूस होना कम हो जाता है, उसके प्रति जो उसकी भावनाएं हैं वो कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद है आधुनिक सिद्धांत। कर का जो आधुनिक सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है डाल्टन जैसे अर्थशास्त्रियों ने किया। उनका ये मानना था कि कर का विवर्तन केवल विनिमय के द्वारा ही होता है, कि अगर लेन देन किया जाएगा तो उसी अवस्था के अंदर जो कर का विवर्तन होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की वस्तु का परचेज नहीं करता है, सेवाओं का परचेज नहीं करता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर कर जो है वो शिफ्ट होगा ही नहीं। क्योंकि इनका ये मानना है कि कर जो होता है वो वस्तुओं की कीमत के अंदर शामिल होता है, तभी तो विवर्तित होता है वो। और जब व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है तब जो है वो उस कीमत के रूप में कर का जो भुगतान करता है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीदेगा तो उसे कीमत का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, और जब उसे कीमत का भुगतान नहीं करना पड़ेगा तो ऐसे में उसके ऊपर जो कर का विवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए जब तक विवर्तन विनिमय होता रहता है तब तक कर का विवर्तन होता रहता है। उनका ये भी मानना है कि करों का भुगतान आधिक्य में से किया जाता है। ये आप ध्यान कीजिएगा, दो है, एक मान लीजिए कि भी उत्पादक है और एक जो है वो क्रेता है। अब अगर उत्पादक को आधिक्य है, आधिक्य का मतलब क्या है कि ये जो है जितनी इसको कीमत लेनी चाहिए थी उससे ज़्यादा ये कीमत ले रहा है, यानी ऐसे में ये व्यक्ति जो है कर का आगे की तरफ विवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि उत्पादक के पास में आधिक्य है, इसलिए वो स्वयं जो उस कर का भुगतान उस आधिक्य में से कर देगा। अगर क्रेता को आधिक्य है यानी बचत है, बचत का मतलब क्या है, क्रेता जितनी कीमत देना चाह रहा था वस्तु उसको कम कीमत पर मिल जाती है, तो ऐसे में अगर इसको थोड़ी फालतू कीमत भी देनी पड़े तो भी वो राजी राजी देने के लिए तैयार होगा। तो ऐसे में अगर एक उत्पादक हो चाहे क्रेता हो, दोनों में से जिसके पास में भी आधिक्य होता है वो उसी आधिक्य में से जो कर का भुगतान करता है। अगर किसी के पास आधिक्य नहीं है तो वह जो है कर के भार को दूसरे पर टालने का प्रयास करता है। मान लीजिए कि जो उत्पादक है उसको
जो केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त हो रहा है। ऐसे में अगर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो वो क्या करेगा, उस कर को जो आगे की तरफ टालने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार से अगर एक क्रेता है, उसके वो भी अगर आधिक्य नहीं है, तो वो जो उस कर की वसूली कहीं ना कहीं दूसरी जगह से करने की कोशिश करता है। इसलिए कर जो होता है केवल आधिक्य पर ही लगाया जा सकता है, और यदि आधिक्य नहीं है तो कर का विवर्तन तब तक होता रहेगा जब तक कि उसका भार बचत पर न चला जाए। कि अगर आधिक्य नहीं है, मान लीजिए एक क्रेता है, उसको कोई आधिक्य नहीं है, तो उस कर का भार जो बचत के ऊपर पड़ेगा। बचत का मतलब क्या है कि उसे अपनी पिछली बचतों में से जो उस कर का भुगतान करना पड़ेगा। यदि क्रेता और विक्रेता दोनों को ही आधिक्य मिल रहा है, कि कुछ जो है क्रेता है उसको आधिक्य प्राप्त हो रहा है, कुछ जो है वो विक्रेता आधिक्य की स्थिति में है, तो ऐसे में जो है कर का भार दोनों के ऊपर ही पड़ेगा। कुछ भार जो है क्रेता के ऊपर पड़ेगा और कुछ भार विक्रेता पर पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कर का जो भार होता है उसका जो विवर्तन होता है वो आधिक्य के अनुसार होता है। कर उत्पादन लागत का एक भाग होता है। आधुनिक जो अर्थशास्त्री है उनका मानना है कि कर जो वो उत्पादन लागत का ही एक हिस्सा माना जाता है। इसलिए उत्पादन को के ऊपर जो कर लगता है उस कर को जो कीमत में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि कीमत के अंदर लागत शामिल होती है और कर है वो भी जो है लागत का हिस्सा है। तो ऐसे में कीमत के अंदर वो कर शामिल हो जाता है। यदि कीमत पहले से ही बहुत ज़्यादा है और ऐसे में यदि कर को जो है कीमत में शामिल करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि विक्रेता ने कीमत के ऊपर पहले से ही आधिक्य ले रखा है। यानी जितनी कीमत पहले जो है उत्पादक को लेनी थी, उत्पादक जो है उससे ज़्यादा कीमत पहले से जो है ले रहा है, तो इसके कारण जो पहले से ही वो आधिक्य प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए कर का जो भार है वो विक्रेता को उठाना पड़ेगा, क्योंकि विक्रेता ने पहले इतनी ज़्यादा कीमत रख दी थी कि उसको जो है सरप्लस प्राप्त हो रहा था, तो उसे जो है कर का भार उठाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक जो विक्रेता है वो जो 10 रुपए की वस्तु बेच रहा है, जबकि उसकी जो लागत है वो केवल 6 रुपए की है। इसका मतलब इसने 4 रुपए जो है आधिक्य इसमें प्राप्त कर रखा है। ऐसे में अगर इसके ऊपर 2 रुपए का टैक्स लगता है तो ये कहेगा कीमत पहले से ही बहुत ज़्यादा, मैं तो ज़्यादा कीमत नहीं ले सकता। क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं ले सकता कि पहले से उसने जो इसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा सरप्लस जो अमाउंट शामिल कर रखी है। तो इस अवस्था के अंदर ये जो है पहले 4 रुपये प्राप्त कर रहा था आधिक्य, अब जो है 2 रुपये ये कर का भुगतान करेगा क्योंकि इसके पास आधिक्य है। तो ऐसे में 2 रुपये के कर का भुगतान करने पर ये 2 रुपये अभी भी आधिक्य प्राप्त कर रहा है। तो इस अवस्था के अंदर जब विक्रेता आधिक्य की स्थिति में है तो विक्रेता को जो कर का भार उठाना चाहिए। यदि कीमत कम है तो उस कर को जो मूल्य में शामिल कर लेना चाहिए, और जब कीमत को कर के मूल्य में शामिल कर लिया जाएगा तो उस अवस्था के अंदर जो है कर का भार जो है क्रेताओं पर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पहले वो 6 रुपये में वस्तु दे रहा था, उसने कोई विशेष सरप्लस प्राप्त नहीं किया था। अब 2 रुपये का टैक्स उसके ऊपर लगाते हुए 2 रुपये कीमत में शामिल हो जाएंगे और 8 रुपये के अंदर जब वस्तु बेची जाएगी तो इस 2 रुपये का भुगतान जो है अब क्रेता को करना पड़ेगा। और पहले जब 10 रुपये कीमत ले रहा था वो, तो उस अवस्था के अंदर पहले से ही इसने सरप्लस जो वो हासिल कर लिया था। तो उस अवस्था के अंदर विक्रेता को जो है ये कीमत का विक्रेता को कर का जो भुगतान करना पड़ता था। कर का क्रेता और विक्रेता में जो बंटवारा होता है, एक्चुअल में देखा जाए तो कर का जो है ज़्यादातर अवस्थाओं के अंदर बंटवारा ही होता है। कुछ कर का भार जो होता है वो क्रेता उठाता है और कुछ कर का भार जो होता है विक्रेता उठाता है। अब इन दोनों में जो कर का बंटवारा होता है वो मांग और पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है। अगर मांग अधिक लोचदार है पूर्ति की तुलना में, ध्यान दीजिएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो उस अवस्था के अंदर जो है कर का जो भार होता है वो ज़्यादा विक्रेता पर पड़ेगा। अगर मांग की लोच अधिक है पूर्ति की लोच की तुलना में तो विक्रेता के ऊपर जो है कर का भार ज़्यादा पड़ेगा। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, तो उस अवस्था के अंदर जो है क्रेता के ऊपर जो है कर का ज़्यादा भार पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्रेताओं और विक्रेताओं के अंदर जो कर का भार होता है वो मांग और पूर्ति की लोच के ऊपर निर्भर करता है। अब है करापात के अध्ययन का महत्व। अभी तक हमने जो करापात के सिद्धांत देखे या करापात क्या चीज़ होती है, करापात के बारे में हमने जो जानकारी हासिल की है, उस जानकारी का जो है हमारे लिए क्या महत्व है, या एक व्यक्ति या एक इकोनॉमिस्ट जब करापात के बारे में जानता है तो उसको कौन कौन से लाभ जो है प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला इसका मत जो है वो ये है कि कर का जो उद्देश्य होता है वो धन और संपत्ति के वितरण में समानता लाना है।
इसलिए कर के भार से ही पता चलता है कि किस व्यक्ति के ऊपर कर का कितना भार पड़ रहा है। यानी कर विवर्तन से हमें ये पता चलेगा कि कौन व्यक्ति कर का कितना भार उठा रहा है। क्या उसका भार अमीर पर अधिक है या गरीब पर अधिक है। अगर मान लीजिए कि एक जो सरकार है, उस सरकार ने जो धन और संपत्ति के वितरण में समानता लाने के लिए टैक्स लगा दिया। ये अमीर व्यक्ति है और ये गरीब व्यक्ति है, मान लीजिए ए और बी है। ए के ऊपर टैक्स लगाया, तो ऐसे में अगर ये ए जो है कर का भार बी पर टाल देता है, तो ऐसे में सरकार का ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये जो गरीब है इसके ऊपर कर का अंतिम भार पड़ रहा है, कर का विवर्तन गरीब पर हो रहा है, तो उसके कारण गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाएगा और ये धन और संपत्ति का जो वितरण है ये पहले से ज़्यादा और असमान हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर विवर्तन से ही हमें ये पता चलता है कि जो कर लगाया गया है धन और संपत्ति के वितरण की समानता के लिए, वो अपने उद्देश्य में सफल होगा या नहीं होगा। अगर उसका भार जो है या विवर्तन जो कर का जो भार है वो अगर अमीरों पर के ऊपर ज़्यादा है, तो उस अवस्था के अंदर धन और संपत्ति के वितरण में समानता होगी। और अगर कर का जो भार है वो गरीबों के ऊपर अधिक पड़ता है, यानी कर का विवर्तन गरीबों की तरफ होता है, तो उस अवस्था के अंदर धन और संपत्ति के वितरण में समानता नहीं आ सकती। तो इस प्रकार से करापात से ये पता चलता है कि कौन से कर लगाने चाहिए, किस व्यक्ति के ऊपर कर लगाने चाहिए, ताकि कर का जो विवर्तन वो गरीबों की तरफ ना हो पाए। यदि अमीर व्यक्ति पर कर का भार अधिक पड़ता है तो कर उचित है, और अगर गरीब व्यक्ति के ऊपर कर का भार अधिक है तो उस कर को लगाने से धन और संपत्ति के अंदर जो असमानता है उसके अंदर और ज़्यादा वृद्धि होती है। तो पहला ये महत्व है। दूसरा जो महत्व हम देखते हैं वो ये है कि कर लगाते समय कर देने की योग्यता के सिद्धांत का पालन भी जरूरी है। तो कर की योग्यता को जानने के लिए कर के भार का ज्ञान जरूरी है। यदि कर का भार जो अमीरों पर अधिक है तो इसका मतलब कर जो लगाया गया वो कर देने की योग्यता के अनुसार लगाया गया है, क्योंकि अमीर व्यक्तियों के अंदर कर देने की ज़्यादा क्षमता होती है, उनकी इनकम अधिक होती है। यदि जो करों का भार जो है वो गरीबों के ऊपर कम है, तो उस अवस्था के अंदर भी ये जो कर है वो कर देने की योग्यता के अनुसार ही लगाया गया है, क्योंकि कर जो होता है वो अमीर गरीब व्यक्ति कम दे सकता है, उसकी इनकम कम होती है। तो ऐसे में अगर कर का भार अमीरों के ऊपर ज़्यादा और गरीबों के ऊपर कम है, तो कर जो होता है वो कर भाग जो है वो क्षमता के अनुसार होता है। इसके विपरीत यदि कर का भार जो है गरीबों के ऊपर ज़्यादा है, हमने कर विवर्तन के माध्यम से के अध्ययन के माध्यम से ये देखा कि कर का जो भार है वो गरीबों के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है, तो उस अवस्था के अंदर कर जो है वो कर देने की जो है क्षमता के अनुसार नहीं है, इसके अंदर कर देने की क्षमता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। इसके बाद है कि अप्रत्यक्ष कर के भार, क्योंकि प्रत्यक्ष कर जो होता है उसका भार तो सीधा सीधा पता चल जाता है कि प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है उसी को उसका भार उठाना पड़ता है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर होता है उसका विवर्तन होता है। तो अप्रत्यक्ष कर के भार को जानने के लिए कर के विवर्तन का अध्ययन बहुत ही आवश्यक होता है। इससे सरकार को पता चलता है कि इसका जो भार है वो अमीरों पर अधिक है या गरीबों पर अधिक है। अगर कर का विवर्तन गरीबों पर हो रहा है तो उसका मतलब अप्रत्यक्ष कर है उसका भार गरीबों पर ज़्यादा है। अगर कर का विवर्तन जो है वो कम हो रहा है और कर जो वो अमीरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया और उसका विवर्तन गरीबों पर नहीं हो सकता, तो उस अवस्था के अंदर जो है कर जो है उसका भार अमीरों पर ज़्यादा होगा। तो इससे सरकार को एक पता चल जाता है कि सरकार को कौन सी प्रकार के कर लगाने चाहिए। तो ऐसे में सरकार जो होती है गरीब व्यक्ति जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं उनके ऊपर अप्रत्यक्ष कर कम मात्रा में लगाती है, और जो अमीर व्यक्ति जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं उनके ऊपर जो सरकार है वो अधिक मात्रा के अंदर टैक्स लगाती है। इसके बाद है कि यदि सरकार किसी विशेष वर्ग से कर वसूलना चाहती है तो उसे पता होना जरूरी है कि वे कर का विवर्तन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मान लीजिए कि सरकार जो है इस इलाके के लोगों से जो कर वसूल करना चाहती है इस पूरे एरिया में। अब सरकार ने यहाँ पर कर लगा दिया, ऐसे में अगर ये कर को विवर्तित कर देते इधर, तो ये व्यक्ति जो है कर का भार नहीं उठा रहे। तो ऐसे में सरकार एक विशेष वर्ग से कर वसूल करके उसके ऊपर भार डालना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने कर के भार को दूसरों पर टाल दिया है, यानी विवर्तन कर दिया है। तो ऐसे में सरकार अपने उद्देश्य में सफल नहीं होती। तो इस प्रकार कर विवर्तन से ये जानकारी हमें पता चलती है कि जिस व्यक्ति जिस वर्ग से जो है सरकार कर वसूलना चाह रही है, क्या वही कर का भार उठा रहा है या कर का भार जो है दूसरों के ऊपर पड़ रहा है। तो यदि वे कर का विवर्तन कर देते हैं तो इसमें कर का जो उद्देश्य है वो असफल नहीं होता, असफल हो जाता है।
अब हम मूल्यांकन देखते हैं कि अभी तक हमने किया है वो कितना कुछ जो आपको समझ में आया है। तो पहले कर विवर्तन क्या है, दूसरा कर विवर्तन के कौन कौन से सिद्धांत है, तो आपको यहाँ पर तीनों सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। कर विवर्तन के अध्ययन का क्या महत्व है, ये भी आपको बताना है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।